नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश से आई आफत की। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको अब 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर, कासगंज, हापुड़ में बाढ़ से जिंदगी परेशान है। इन जिलों में पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको 6 और तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनसीआर में जलभराव से हाल बेहाल है। दिल्ली में कई जगह पर पानी भर चुका है, जिससे राजधानी दिल्ली की रफ्तार थम गई है। वहीं नोएडा में भी रात से भारी बारिश जारी है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। गाजियाबाद में भी जबरदस्त बारिश जारी है। वहीं गोंडा, बहराइच और शाहजहांपुर में भी बाढ़ और बारिश से लोग परेशान है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़, पानी, बारिश से जो जिंदगी है वो मुसीबत में पड़ गई है। लोग बाढ़ के क्षेत्र में वहां से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पशुओं के रहने की व्यवस्था नहीं है। काफी ज्यादा मुसीबत हो रही है। वहीं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी जितने प्रशासनिक दावे थे वो सब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गोंडा, बहराइच और शाहजहांपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। और 6 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जरा देखिए, गाजियाबाद में कल रात से बारिश हो रही है। सड़कें जो हैं वो लबालब है, कहने को शहरी क्षेत्र है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नाकाम दिखाई दे रही है। हापुड़ में भी यही हाल है। वहीं गोरखपुर में भी बाढ़ से बुरे हाल है। कई जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। बहराइच की बात की जाए, शाहजहांपुर और मथुरा की बात की जाए तो यहां पर भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। तो बाढ़ और बारिश से जिंदगी बेहाल है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कुछ इसी तरह का हाल है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो सबसे ज्यादा असर सड़कों पर, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भर गई हैं। गाड़ी लेकर जो निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों में पानी आ गया है और लगातार लोग अब इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन गौड़ नोएडा से हमारे साथ हैं और मनोज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं। पवन से ही पहले बात करते हैं। पवन, नोएडा की बात की जाए तो औद्योगिक नगरी है नोएडा और यहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन एक ही बारिश में हम देखते हैं कि हाल बेहाल हो जाता है। आप क्या देख पा रहे हैं सड़कों का हाल? गेटवे भी नोएडा को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको एक शोकेस के रूप में नोएडा को हमेशा प्रोजेक्ट करता रहा है। लेकिन जब एक बारिश अगर मानसून की ठीक ठाक हो जाए तो यहाँ की स्थिति कुछ इस तरह दिखाई देती है। आपको अपने पीछे का दृश्य दिखाऊंगा। ये जो रोड है वो एक्सप्रेसवे से सेक्टर 16 की तरफ जाता है और यहाँ आपको ये सड़क की जगह तालाब दिखाई दे रहा है। अब प्रशासन की तरफ से कई सारे दावे किए जाते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए और कहा कि कहीं भी पानी भर जाए तो हमको फ़ोन करें। आप देख सकते हैं पीछे एक ट्रैक्टर भी है, उसमें पंप सेट लगा हुआ है, वो इस पानी को यहाँ से निकालने का काम कर रहा है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जब भी हर बार बारिश होती है या हमेशा पानी भरता है और प्रशासन सिर्फ दावे करते रह जाता है। उसके अलावा कल जब हमारी यहाँ की नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि इस साल हमने कुछ कुछ इंतजाम किए हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हर साल परमानेंट इंतजाम क्यों नहीं होते? क्यों ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जाता? क्यों ड्रेनेज की सफाई सही से नहीं की जाती, जिससे कि ये जो समस्या है इससे यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको निजात मिल सके। हमेशा कुछ टेम्परेरी इंतजाम किए जाते हैं। मानसून में एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, कुछ पंप सेट लगा दिए पानी निकालने के लिए, लेकिन परमानेंट व्यवस्था जिस तरह से आप कह रहे हैं टेम्परेरी व्यवस्था है, हर साल बारिश और हर साल बारिश क्या? दिल्ली में ऐसे भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। ये हम और आप जानते हैं कि दिल्ली, नोएडा, आसपास के इलाकों में बहुत
बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन अगर बारिश 2-3 घंटे हो जाए तो पूरी दावे की जो है ना वो पोल खुलकर रह जाती है। और ऐसे में सिर्फ ये एक सड़क की बात नहीं है, हर जगह कुछ इसी तरह का हाल रहता है। नोएडा प्राधिकरण एक बहुत बड़ा प्राधिकरण है और उस तरह से जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि टेम्पररी काम किया गया है, परमानेंट काम कब होगा और कब लोगों को इन सब चीजों से राहत मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार प्रशासन के दावे होते हैं, उनका कहना यह है कि हम हर साल मानसून को लेकर तैयारियां करते हैं, लेकिन जैसे ही एक बारिश अगर ठीक ठाक पड़ जाए तो सारी तैयारियों की पोल खुल के सामने नजर आ जाती है। सुबह हमने न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखाया कि किस तरह जो नोएडा का ही जो सीएमओ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दफ्तर है वो तालाब में बिल्कुल डूब गया। खुद जो एसीएमओ हैं यहाँ के, उनको आधे घंटे अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करना पड़ा बाहर निकलने का, वो खुद फंस गए थे। ऐसे में ये तस्वीर कब बदलेगी ये अधिकारियों को भी नहीं पता है। सिर्फ वो एक लीवापोती के तौर पर अभी पानी भर गया है, पंप सेट लगा दिया है, पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन परमानेंट तैयारी, हालांकि जो सीईओ ऋतु महेश्वरी हैं उनका कहना यह है कि अगले साल तक परमानेंट तैयारी की जाएंगी। चलिए अगले साल तक का भी इंतजार कर ही लेंगे, साल वो भी बीत जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या तैयारी है और अगले साल जब बारिश आती है तो क्या इसी तरह की स्थिति होगी, क्योंकि फिर वो पीछे साल, फिर वो एक साल आगे बढ़ जाएगी चीजें, वो लगातार हम देख रहे हैं। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप उपेंद्र, वाराणसी का क्या हाल है? क्योंकि नोएडा औद्योगिक नगरी है और सबका फोकस इस पर रहता है, यहां पर बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन ये हाल है। वाराणसी में आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर भी इसी तरह से कि बारिश ने बिल्कुल सड़कें लबालब कर दी हैं। देखिए, जिस दिन बारिश होती है सड़कें लबालब हो जाती हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे गंगा घाट की, जो आप देख सकते हैं कि सारे घाटों का जो है संपर्क टूट गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये आप देखिए जहां आपको पानी दिख रहा है, ये सब वो रास्ते हैं जहां नीलू आप आते थे, चलते थे और घाटों को निहारते थे, लेकिन अब सब कुछ डूब गया है। वो हम आपको सीधी विहंगम तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे तुलसी घाट की, जो पूरी तरीके से डूब गया है। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन को चौकसी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बैरिकेटिंग लगाई गई है उसके बाद भी जो कुछ नौजवान हैं वो वहाँ पर गंगा में कूद रहे हैं। तो ये आपको तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये खतरा कितना बढ़ गया है। पूरा तुलसी घाट डूब गया है, दशाश्वमेध घाट पर नाव पहुंच गई हैं जहां आप चलते थे, और ये पूरे संपर्क मार्ग, क्योंकि काशी के घाटों की खासियत है कि सब आपस में कनेक्ट हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर लोग हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि घाटों के ऊपर तक पानी आ गया है जहां पर लोग चला फिरा करते थे। अब ऐसे में जो कि किनारे किनारे लोग बसे हुए हैं या फिर किनारे किनारे जो घाट पर लोग पहुंचते हैं, उनके लिए कुछ किसी खास तरह का निर्देश दिया गया है या फिर जो बसे हुए हैं जिनके घर हैं उनको वहां से हटाने की बात हो रही है या हटा दिया गया है? तरफ भी देखिए पानी कितना है, बावजूद इसके कुछ जो नौजवान हैं जो है खतरों से खेल रहे हैं और ये बेहद जिसे कह सकते हैं कि रिस्की है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आप देखिए जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ अब पानी ही नजर आ रहा है। तो ये तुलसी घाट की तस्वीरें थी, हम आपको इसके आगे बिल्कुल उपेंद्र, तो गंगा हम देख रहे हैं कि अपने पूरे उफान पर है और मनोज भी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लखीमपुर की क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है, लोग मुसीबत में हैं, क्या कुछ वहां का हाल? बिल्कुल, मैं नीलू आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और करनाली नदी अपने उफान पर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते तीनों नदियां उफान पे हैं। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें ऐसी हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 5 तहसीलों में लगभग 170 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी घुस चुका है। कई गांव, धौरारा तहसील की बात करें, रैनीगंज गांव एक ऐसा गांव है इसमें लोगों ने, रैनीगंज गांव को घाघरा नदी ने अपने कटान में जद पे ले लिया। लोग अपने मकानों को, अपने आसियानों को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, जो सामान बच पा रहा है उसको बचा के अपने ले जा रहे हैं, ऊंची जगह के लिए पलायन कर रहे हैं। खासकर सदर तहसील की से बात करते हैं तो सदर तहसील में मीलपुरवा गाँव एक है, मीलपुरवा गाँव में भी लोगों घरों में 8 से 10 फुट तक पानी, कहीं के 3 फुट, कहीं के 4 फुट, और फसल लगभग लखीमपुर खीरी में 4400 हेक्टेयर फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। 1200 एकड़ की फसल जमीन को नदी ने काट दिया। मैं परेशानी है, क्या प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आते हैं, पहुंचते हैं, लोगों की परेशानी सुनते हैं, उनकी परेशानियों का समाधान करते हैं?
बिल्कुल नीलू बता दें, अधिकारी लोग आ रहे हैं, लेकिन लगभग 2009 से ये लगातार का सिलसिला चला आ रहा। हर वर्ष प्रशासन काम कराता है, लेकिन हर वर्ष बाढ़ के सीजन में बाढ़ आती है, लोगों को तबाह करके चली जाती है। खाना पूर्ति के लिए काम करते हैं लोग, आरोप लगाते हैं कि बाढ़ के सीजन से पहले लोग प्रशासन तैयारी जरूर करता है, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। अब प्रशासन लोगों के बीच में जा रहा, कहीं कहीं जा रहा, लोगों को राहत किटें बांट रहा है, लेकिन वो राहत किटें नाकाफी लोगों के लिए हो रही, क्योंकि लोग अपने आसियाना उनका खो चुका है उनसे। कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे मतलब हजारों की संख्या में लोग ऐसे जो पलायन करके ऊंची जगह पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। बिल्कुल। और अगर मनोज बात की जाए लखीमपुर और उसके आसपास के इलाके, आपने कहा कि बाढ़ की चपेट में है और बहुत ज्यादा दिक्कत वहां के लोगों को हो रही है। ऐसे में जो लोग वहां पर हैं, जो पलायन करना चाहते हैं, क्या उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था है, नाव की व्यवस्था है, ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके, किसी बंदे पर, किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो सुरक्षित रह सके? कोई ऐसी जगह बनाई गई है, कोई ऐसा वहां पर शिविर लगाया गया है इन लोगों के लिए? फिलहाल प्रशासन ने गांव वालों के लिए जिले में लगभग 355 नावों की व्यवस्था कराई गई। इस नाव के माध्यम से लोगों को लाया जा रहा है, ऊंचे स्थान में पहुंचाया जा रहा है। उनको लगातार किटें दी जा रही हैं, जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 2 किलो भुना चना है, जरीकेन है, ये सब सामान उनको दिया जा रहा है उनको पलायन के लिए। लेकिन लोग जो रह रहे हैं लगातार पिछले 10 वर्षों से पानी आ रहा है, उनकी शिकायत यही कि सही समय पर अगर सही तरीके से काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन लोग को बचाया जा सकता। हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन वो पानी में बह जाते हैं। बिल्कुल। तो लगातार बाढ़ और बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है, चाहे वो नोएडा हो, लखीमपुर हो या फिर बनारस हो। हर जगह कुछ हालात ऐसे ही हैं और प्रशासन दावे करता है, लेकिन वो हर बरसात में फेल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोंडा में घाघरा और सरयू के उफान से कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। एक रिपोर्ट हम आपको इस पर दिखाते हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदियों में उफान से तटबंधों में कटान है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। लोगों को खाने और दूसरी चीजों की दिक्कत हो रही है। वहीं मवेशी के लिए भी बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। डरे सहमे लोग अब गाँव से पलायन करने को मजबूर हैं। वहाँ पर हमारे सारे राहत के कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व की और बाढ़ की पूरी टीम वहां पर तैनात है। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। मेडिकल की टीम वहां पर लगी हुई है। राशन किटों का वितरण कराया जा रहा है। पशुओं के चारों की व्यवस्था कराई जा रही है। क्लोरीन की गोलियां बांटी गई हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तत्पर हैं। प्रशासन के दावे तो आपने सुन लिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। जरूरत है ईमानदारी से लोगों तक मदद पहुँचे, जिससे उनको राहत मिल सके। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर अतीक अहमद पर अब शिकंजा कसता जा रहा है लगातार। बाहुबली अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। अतीक पर कार्रवाई के लिए अब एक टीम बना दी गई है, जिसमें आईजी की पहल पर ये टीम बनाई गई है। डीएम ने ये टीम बनाई है। संयुक्त टीम है ये। संयुक्त टीम में पुलिस, निगम और आरटीओ शामिल बताए जा रहे हैं। संयुक्त टीम में आयकर और ईडी भी शामिल हैं। अवैध संपत्तियों की जांच ये टीम करेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर अतीक का बयान भी दर्ज किया जाएगा। तो अब एक कमेटी बना दी गई है और कहा यह जा रहा है संयुक्त रूप से ये टीम काम करेगी, क्योंकि लगातार अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसता जा रहा है। और एक अब बड़ी कार्रवाई और है, जो आईजी हैं उनकी पहल पर डीएम ने एक संयुक्त टीम बनाई है। संयुक्त टीम में पुलिस, निगम और आरटीओ शामिल होंगे। संयुक्त टीम में आयकर और ईडी को भी शामिल किया गया है, जो कि अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की जांच करेगी। और जिस तरह का जो भी बयान अतीक अहमद दर्ज कराएंगे, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कहा जा सकता है अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक और टीम का गठन और अब उसकी जो बेनामी संपत्ति है उन सब की जांच होगी अब इसको लेकर। जी निश्चित तौर पर कानपुर के बिकरू कांड के बाद लगातार जो सफेद पोश हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। और प्रयागराज के जिन 5 बाहुबलियों के नाम शामिल है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, उसमें अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर है। और इन दिनों अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है, लेकिन उनके खिलाफ
जो उनकी अवैध संपत्ति है, जो तमाम मुकदमे हैं, उन सब की जांच के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने यह टीम गठित की है आईजी की पहल पर। इसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पीडीए और आरटीओ के अधिकारी शामिल हैं और इसमें अब आयकर विभाग और ईडी के अधिकारियों को भी शामिल कर लिया है। यह टीम अवैध रूप से अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति की जांच करेगी, जो महंगी गाड़ियां हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो तमाम कार्यालय हैं, उन सब की जांच करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो मामले हैं उसकी भी जांच करेगी और इसमें गंभीरता से पड़ताल कर कार्रवाई करेगी। और चूंकि इस समय गुजरात के अहमदाबाद जेल में अतीक अहमद बंद है, तो कुछ मामलों में पुलिस को उनकी रिमांड चाहिए और बयान दर्ज तो करने हैं। सर्वेश, कब से ये टीम अपना काम शुरू कर देगी? देखिए, ये टीम जल्दी ही कार्य शुरू कर देगी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 20 संपत्तियों की इनकी जांच भी हो चुकी है, जिनमें 7 संपत्तियों को सीज गैंगस्टर के तहत सीज करने की अनुमति भी जिलाधिकारी ने दी है। 13 अन्य संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई अभी डीएम के यहाँ विचाराधीन है। इसके साथ ही साथ 16 फर्मों की भी पड़ताल कर ली गई है। अब इन फर्मों की जांच पड़ताल, कितनी संपत्तियां हैं, किसके किसके नाम से संपत्तियां हैं, ईडी और आयकर विभाग करेगी। लगातार जांच इसमें जारी है। तो बाहुबली अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अब इसको लेकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो इसकी बेनामी संपत्तियों की जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, जानकारी देने के लिए। और आजमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पीएल पुनिया को हिरासत में लिया गया। दोनों को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस में रखा गया है। कांग्रेस नेता ग्राम प्रधान की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे और इसी दौरान इनको हिरासत में लिया गया है। तो आजमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पीएल पुनिया को हिरासत में लिया गया। दोनों को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस में रखा गया है। सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। दलित की हत्या हुई, प्रधान की हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, रोज महिलाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। पुलिस के दम पर हमको रोकने का काम कर रही है। शायद जितनी फोर्स यहाँ लगी है, यह फोर्स उन अपराधियों को पकड़ने में लगी रहती तो अपराध इस प्रदेश से अपराध मुक्त होता। गुंडा राज कायम है, जंगल राज कायम है, दलित की हत्या हो रही है, अकलियत के लोगों को जेल भेजा जा रहा है और ये सरकार मुकदर्शक बनी है। हम इस तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। परिणाम जो भी हो, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा, लड़ेगा, लाठी खाएगा, लेकिन झुकने वाला नहीं है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, परिणाम जो भी हो हम झेलने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री हैं, उन्हें नहीं रोकना चाहिए। जो इनको करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते हैं न्याय दिलाने के लिए, उनको रोका जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर स्थगित कर दी गई। सीएम योगी ने चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर सीएम ने गलवान में शहीद हुए वीरों को भी याद किया। वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं हमारे मंत्रिपरिषद की सदस्य रही श्रीमती कमल रानी वरुण का दिनांक 2 अगस्त 2020 को लखनऊ के SGPGI अस्पताल में निधन हो गया और प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। वर्तमान विधानसभा के हमारे सदस्य और मंत्रिपरिषद के भी सदस्य श्री चेतन चौहान का भी 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। वर्तमान विधानसभा के ही सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही का 2 मार्च 2020 को लगभग 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। महोदय, देश के मान, सम्मान और सुरक्षा में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी LAC पर दिनांक 17 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर मैं
अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बात अब आगरा की करें तो यहां पर एक डॉक्टर महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है। महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप उसके ही साथी डॉक्टर पर लगा। डॉक्टर ने भी अपना जुर्म अब कबूल कर लिया है। इश्क का ऐसा खौफनाक अंजाम होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आगरा में एक सनकी डॉक्टर ने अपनी महिला फ्रेंड का कत्ल कर दिया। महिला डॉक्टर का शव झाड़ियों में मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। डॉक्टर योगिता गौतम दिल्ली की रहने वाली थी। यहाँ सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर थी। योगिता के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता से जबरन शादी करना चाहता था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वो यहाँ पर वो क्या कहते हैं टाटा इंडक्शन की गाड़ी लेकर के आया था और वो लेडी लॉयल के सामने उसने खड़ी की है और यहाँ बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और उसके बाद इस बच्ची को ब्लैकमेल करके उसने वहाँ बुलाया और बुला करके उसको खींच लिया। ऐसा पता चल रहा है सीसीटीवी से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। ऐसे को कठोर से कठोर जो हो सकती है ऐसी सजा दी जाए। थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि मैंने गाड़ी में रखे चाकू से उसका कत्ल कर दिया। जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। आरोपी डॉक्टर इस समय जालौन में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है और वो अक्सर आगरा आकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है कि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। मिट्टी की जांच में LNT लगी हुई है, इंजीनियर लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण में करीब 36 से 40 महीने का वक्त लगेगा। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से ट्वीट आया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह नीलू राम जन्मभूमि जो तीर्थ न्यास ट्रस्ट है उसके ट्वीट से इस बात से साफ हो गया है कि 36 से 40 यानी 3 साल का वक्त लगभग लगेगा राम मंदिर बनाने में। बाकायदा जो LNT कंपनी है वो भूमि की जो मृदा परीक्षण है उसका कर रहे हैं कि आखिर मिट्टी किस तरह किस जगह पर है, कहीं गीली तो नहीं है, सूखी मिट्टी है, क्योंकि जब उसकी पाइलिंग होती है तो मिट्टी की का परीक्षण किया जाता है कि जिससे नीचे की जो चीजें जो ठोस जो पत्थर और सीमेंट डाले जाते हैं वो नीचे फिर जमीन के अंदर बैठे ना, उसको लेकर उनका ट्वीट किया गया। और ये भी कहा गया है शास्त्रों पर से ये खड़ा रहे, बल्कि भूकंप और झंझावात का भी इस पर असर न पड़े, किसी प्रकार का आपदा और उसमें भी न क्षति हो। तो मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक बड़ी बात ट्रस्ट की तरफ से कही गई है कि लोहे का इस्तेमाल मंदिर बनाने में नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भूकंप या किसी जो बिजली चमकती है उसका असर मंदिर पर ना पड़े। और काफी चूंकि गहराई जाएगी, खोदी जाएगी, पाइलिंग की जाएगी, लिहाजा पहले हर जगह की राम जन्मभूमि के सैकड़ों स्थानों की जो पूरा 67 एकड़ का इलाका अलग अलग जगह की जो मिट्टियां हैं उनका मृदा परीक्षण के लिए भेजा गया। और बिल्कुल अजीत, तो कहा जा सकता है हर छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है और इसको लेकर तमाम तरह की कवायद भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।